नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस बार बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन आने का मौका मिला, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग आज फिर ट्रिपल सी के क्लासेस पर बात करते हैं। ट्रिपल सी का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं और आज के टॉपिक ऑफ द डे होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन दोस्तों, जनरेशन माने होता है पीढ़ियाँ, और दूसरा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के गुण। तो दोस्तों, हम लोग जरा सा ब्रीफ में रिव्यू करते हैं इसका कि पीढ़ियाँ किसको कहते हैं। जैसे हमारे दादाजी, हमारे पापा जी और हम, यानी कि ये 3 पीढ़ियाँ हो गई। इसी तरीके से आज तक कितने तरीके के कंप्यूटर बन चुके हैं उसको हम पीढ़ियों के अंतर्गत डिवाइड कर देते हैं कि आज तक कितने तरीके की पीढ़ियाँ बन चुकी हैं कंप्यूटर की। ये 5 तरीके की हैं जो कि अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे। और कंप्यूटर के गुण कितने होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्यों इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, कंप्यूटर क्यों इतने ज़्यादा प्रचलन में आ गए। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके गुण क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जब से कंप्यूटर बना तब से आज तक जितने भी कंप्यूटर बने हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए, फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में तो दोस्तों हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी जो सन है इसको आप लोग याद रखिएगा। ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन है। 1945 से 1956 के बीच में ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था। हालांकि दोस्तों, आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये इन सनों के बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग भ्रम फैला हुआ है। किसी किताब में कुछ लिखा हुआ, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होना। मैंने ये ट्रिपल सी के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं नाइलेट के द्वारा, उनसे डाउनलोड करके उनमें जो सही सन मानी गई है उसको मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करते हैं तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी। यानी कि फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। और वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, इस टाइप की। ये एक इंसान के बराबर की हुआ करती थी, ठीक है। जब एक इंसान के बराबर की वैक्यूम ट्यूब लगी होगी किसी कंप्यूटर में और 100 लगी होंगी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कंप्यूटर कितना बड़ा हो जाता होगा। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा होता था। किसकी वजह से? वैक्यूम ट्यूब की वजह से। और बिजली की खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, हम लोग जो विंडोज़ चलाते हैं आजकल, वो नहीं पड़ा होता था। इनमें चलाने वाले प्रोग्रामों को हम लोग पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। जैसे आजकल मदरबोर्ड में सारी चीज़ें रहती हैं, रैम में रहती हैं और हार्ड डिस्क में रहती हैं, इसमें पंच कार्ड में सारी डिटेल रखी जाती थी। पंच कार्ड एक होता था। डाटा स्टोर करने की क्षमता भी बहुत ही सीमित थी। यानी कि हम लोग जैसे आज 1 GB 2 GB और 500 MB 1000 MB इस तरीके से जो डाटा स्टोर कर लेते हैं कंप्यूटरों में, वो नहीं स्टोर कर सकते थे पहले। बहुत ही सीमित इसमें था। इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मशीनी भाषा का प्रयोग किन कंप्यूटरों में किया जाता था। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पर। दोस्तों, इसकी भी हमको सन को बहुत ही ध्यान करके याद करना है, ठीक है। ये 1956 से 1964 तक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर बनते रहे। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर बने हैं या जो चले हैं वो 1956 से 1964 तक चले हैं। इसमें क्या विशेषता थी? इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर, जो हम लोग वैक्यूम ट्यूब चलाते थे पहले कंप्यूटरों में, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर आने लगे। ट्रांजिस्टर देखिए, इस तरीके के ट्रांजिस्टर सभी ने देखे होंगे। ये ट्रांजिस्टर आने लगे। अगर वैक्यूम ट्यूब एक आदमी के बराबर था तो ट्रांजिस्टर बहुत छोटा था उसके मुकाबले, यानी कि कंप्यूटर का साइज ऑटोमेटिक छोटा हो गया होगा। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। इसके साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा के बजाय असेंबली भाषा, जी हाँ, मशीनी भाषा फर्स्ट जनरेशन में, और इसको रिप्लेस किसने किया? असेंबली भाषा ने। असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि अभी भी डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल ही किया जाता था। तो ये हम लोगों ने बात की है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, इनमें क्या होता था? थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, अगेन इसमें भी हम लोगों को ईयर याद करना इंपॉर्टेंट है।
1965 से 1971 तक थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर चले। ये CCC का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक आते आते ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का I और सर्किट का C निकालने तो ये बन जाता IC, ठीक है, जो कि हर लैपटॉप मोबाइल में भी पड़ी होती है। लोग कहते हैं IC फूक गई है, IC डलवाने जा रहा हूँ। यानी कि अब ट्रांजिस्टर से भी ज़्यादा छोटा एक सर्किट आने लगा जिसको IC बोला जाता था। तो IC ने इसकी जगह ले ली और इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। इन कंप्यूटरों की गति माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड तक की थी, जो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा संभव हो सका। यानी कि SIS, स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे और साथ ही उपयोग में भी आसान होते थे। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा, यानी कि ना तो मशीनी ना असेंबली, उससे भी ऊपर की भाषा और पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। यानी कि पास्कल एक कंप्यूटर ही था जो कि पास्कल जी ने बनाया था, इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा। तो पास्कल और बेसिक का विकास हुआ, लेकिन अभी भी बदलाव इसमें हो रहा था। तो दोस्तों हम लोग एक बात जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो नैनो सेकेंड और इसमें माइक्रो सेकेंड दिया हुआ है, तो ये कंप्यूटर की स्पीड है। और कंप्यूटर की स्पीड अगर CCC में पूछा जाता है किस में नापी जाती है, तो हम कहते हैं पिको सेकेंड में। अगर पिको सेकेंड ऑप्शन ना हो तो फिर वहाँ पर नैनो सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। मोस्ट करेक्ट पिको सेकेंड, उसके बाद में नैनो सेकेंड। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे नए पेज पर चलते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर दोस्तों, इसकी भी हम लोगों को ईयर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। CCC में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी गई है। 1971 से 1980 तक ये भी चले। अब क्या होता था, ना तो इनमें वैक्यूम ट्यूब थी, ना ही इनमें हमारे ट्रांजिस्टर होते थे, और ना ही इसमें जो है IC होती थी। अब इसमें चिप और प्रोसेसर का जमाना आ गया। जैसे मोबाइल में हम लोग चिप डालते हैं, उसी तरीके से चिप और प्रोसेसर का जमाना आने लगा। इससे कंप्यूटरों का आकार कम हो गया और उनकी क्षमता बढ़ गई, क्योंकि चिप लगी होने से ये जो इनका प्रोसेसर था वो बहुत तेजी से प्रोसेसिंग करने लगा। और चुंबकीय यानी मैग्नेटिक डिस्क की जगह अर्धचालक मेमोरी यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले ली। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क यानी कि इंटरनेट, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें गति बहुत तेज हो इधर से उधर मैसेज भेजने की, यानी इंटरनेट का विकास हुआ। यानी कि अब हम बोलेंगे इंटरनेट कब हमको कंप्यूटरों में चलाने को मिला, तो हम कहेंगे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में इंटरनेट हमको चलाने को मिला। ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिए आप लोग, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद में लैन और वैन नेटवर्क जो होता है, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये इंटरनेट चलाने के काम में आता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में यूजर्स का परिचय। जी हाँ, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाला गया। लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नहीं था जिस पर हम लोग ये फोटोज वगैरह देखते, नहीं, केवल जिस पर लिखाई हो सकती थी टेक्स्ट के द्वारा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको बोलते हैं MS-DOS। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट और DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका भी इसी फोर्थ जनरेशन में विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद में कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज भी फोर्थ जनरेशन में ही आ गई। फोर्थ जनरेशन में MS विंडोज भी आ गई, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हो गया। इसी समय C लैंग्वेज का भी विकास हो गया था, जिसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत सरल हुआ। यानी कि फोर्थ जनरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू CCC एग्जाम। इसमें कई काम हुए हैं ना, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं फिफ्थ जनरेशन और लास्ट जनरेशन, जो कि अभी तक चल रही है। चलिए उससे पहले हम लोग एक पेज और देख लेते हैं, एक पेज और बना हुआ है। फोर्थ जनरेशन की कुछ मुख्य विशेषताएं जो हैं उनको हम लोग देखते हैं। पहला VLSI, ठीक है। VLSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर पर होते थे ये। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसके बाद में अधिक तेज और भरोसेमंद हुआ करते थे, शुद्ध परिणाम देते थे, आकार में बहुत छोटे और हल्के होते थे। इंटरनेट का इस्तेमाल इसमें होने लगा। जो मेन पॉइंट मैंने उधर बताए हैं वही इधर आप लोगों को लिख करके दिए हुए हैं। आम इंसान तक पहुंच इसकी हो गई। अब पहले कंप्यूटर जब चलते थे तो AC की जरूरत हुआ करती थी, इनमें AC की जरूरत खत्म हो गई, इसमें फैन खुद लग के आने लगा। फिर उसके बाद C
और C++ और .NET जैसी भाषाओं का इस्तेमाल भी इसमें हो गया, कम खर्चीले हो गए। फोर्थ जनरेशन के कुछ मुख्य कंप्यूटर हैं जो उस समय बनाए गए, जिनको फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है, और इससे CCC का क्वेश्चन बनता है। IBM 4341 यानी कि IBM 4341 और DEC 10 और स्टार 1000, PUP 11, मैकिनटोश और PCs, ये सारे कंप्यूटर जो हैं फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम लोग चलते हैं फिफ्थ जनरेशन में। दोस्तों, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो, या लास्ट पीढ़ी जो अभी तक चल रही है, लास्ट क्या इसके बाद बनेगी तो बनेगी, मतलब अभी तक तो यही चल रही है, इसीलिए ये 1980 से अब तक चल रही है। पांचवी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि आप जिस डिवाइस या कंप्यूटर या मोबाइल पर इस समय इस लेसन को पढ़ रहे हैं वह पांचवी पीढ़ी का ही कंप्यूटर है। दोस्तों, पांचवी पीढ़ी की समय अवधि 1980 से आज तक मानी गई है। इस कालखंड में कंप्यूटरों में ULSI, जैसे उधर VLSI था, इधर ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा, जिससे ये बहुत तेज और छोटे हो गए। क्योंकि एक ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ सकते हैं। तो सोचिए ये 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कितनी स्पीड से सब काम करते हैं इकट्ठा मिल करके। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों को हम इंसानों की तरह सोचने लायक बनाने जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स आदि का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग किया जा रहा है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा गूगल असिस्टेंट्स पर आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर वहां पर बटन दबाइए और कहिए कि आज का मौसम कैसा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर वो आपको आज के मौसम की जानकारी देगा। जैसे अमेजॉन ने एक एलेक्सा डिवाइस बनाई है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करती है। आज के कंप्यूटर एक हाथ घड़ी के आकार का होता है, यानी कि इतना छोटा हो गया कि हाथ की घड़ी के बराबर होना है, और कम खर्चीला भी है, जिसे लगभग हर इंसान खरीद सकता है। ये भी इसका एक गुण ही हुआ है। आज कंप्यूटर दुनिया के हर इंसान तक किसी न किसी रूप में पहुंच चुका है दोस्तों। चलिए, इसके बाद पांचवी पीढ़ी की विशेषताएं भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर होने लगे, हल्के, सस्ते, भरोसेमंद और तेज, अधिक शुद्ध, इस्तेमाल में आसान होते थे। ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। मल्टीमीडिया, टच स्क्रीन, वेब, वॉइस कंट्रोल का उपयोग भी इन्हीं में किया गया, और ना के बराबर रख रखाव यानी कि मिनिमम मेंटेनेंस, ऊर्जा का कम इस्तेमाल, यानी कि LED, जैसे LED में बहुत कम लाइट यूज होती है, ठीक है, उस तरीके से। और C++, जावा, .NET, ASP का लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होने लगा। कृत्रिम बुद्धि विकास यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विकास, जैसे अमेजॉन का एलेक्सा वगैरह, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ अभी। पांचवी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी जल्दी, जैसे रोबोट, डेस्कटॉप PC, मैकबुक, एप्पल का मैकबुक, लैपटॉप्स, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, आईफोन, iWatch, ETC और भी कुछ हैं। ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अब हमने सारी पीढ़ियां समाप्त कर ली हैं, इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पर चलते हैं। सेकेंड टॉपिक, कंप्यूटर के गुण। दोस्तों, वर्तमान समय में कंप्यूटर की लोकप्रियता जो है उसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर की लोकप्रियता को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके कुछ ना कुछ तो ऐसे गुण होंगे ही जो है लगातार हर वर्ग में लोकप्रिय होता जा रहा है, बच्चों में, बूढ़ों में और यंगस्टर्स में। तो इसके जो गुण हैं वो मैं आपको डिस्कस करके यहाँ बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला इसका गुण जो है वो है गति, यानी कि स्पीड। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर जिन गुणों के कारण सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ उनमें से एक उसकी फास्ट स्पीड भी है। कंप्यूटर की स्पीड को पिको सेकेंड में नापते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये CCC के लिहाज से। पिको सेकेंड में नापते हैं, जो 1 सेकेंड का 1 लाख करोड़वां भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकेंड को भी 1 लाख करोड़वां भाग बना लो उसका, इतना कम 1 पिको सेकेंड होता है। कहीं कहीं कंप्यूटर की स्पीड को नैनो सेकेंड में भी नापा जाना लिखा हुआ होता है, लेकिन यदि कहीं पर पिको सेकेंड दिया हुआ हो तो फर्स्ट चॉइस आप पिको सेकेंड की करें CCC के एग्जाम में। अगर ये ना हो तो फिर आप नैनो सेकेंड को चुन सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। अब इसकी जो सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। यह दोस्तों, कंप्यूटर शुद्धता के मामले में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि यह जो भी हम लोगों को
रिजल्ट देता है। जब हम इसमें कोई डाटा फीड करते हैं और ये हमको रिजल्ट देता है तो एकदम परफेक्ट जो है एक्यूरेट होता है, यानी कि उसमें शक शुबा की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कि कंप्यूटर में हम जो भी गणना वगैरह कैलकुलेशंस करते हैं उनकी विश्वसनीयता पर कहीं शंका नहीं होती है, यानी कि ये एक शुद्ध परिणाम देता है। दोस्तों तीसरा इसका जो गुण है वो है वर्सेटैलिटी, यानी सार्वभौमिकता। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है जैसे वर्सेटाइल होना, मतलब एक कि कई एक कंप्यूटर कई रूपों में काम कर सकता है, अर्थात एक कंप्यूटर कई सारे प्रोग्रामों को ऑपरेट कर सकता है। जैसे कि हम किसी कंप्यूटर में पेंटिंग बनाते हैं, किसी में म्यूजिक सुनते हैं, किसी में लेन देन का हिसाब रखते हैं, मतलब एक ही कंप्यूटर कई सारे काम करता है। इसके बाद होता है डिलीजेंस। डिलीजेंस माने होता है सक्षमता। डिलीजेंस का अर्थ है बिना रुके काम करने की क्षमता होना, अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, इसलिए यहाँ हम इंसानों की तरह कभी थकती नहीं है, कभी रुकती भी नहीं है, तो हम इस पर आराम से काम कर सकते हैं एक लंबे समय तक। इसके बाद में ऑटोमेटिक चलना भी इसकी एक विशेषता है, यानी कि एक स्वचालित मशीन है, ऑटोमेशन जिसको बोला जाता है। ऑटोमेशन का मतलब है अपने आप चलने वाला। अगर एक बार यूजर द्वारा कोई इसमें निर्देश फीड कर दिया जाता है तो अपने आप ये उसको निर्देश को फॉलो कर करके अपने आप जो है चलती है और हम लोगों को एक रिजल्ट देती है। ये पॉइंट्स आप लोग सभी एक बार पढ़ेंगे और याद कर लेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी ट्रिपल-सी के एग्जाम में। और इसको नोट भी करते चले, मेरे ख्याल से आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए और इससे नोट करते चलिए। अब इसका छठा जो मेन कैरेक्टर है वो है स्टोरेज। कंप्यूटर में एक विशाल डाटा को संग्रह किया जा सकता है, यानी कि इसमें जोड़ के रखा जा सकता है एक डाटा को, यानी कि हजारों लाखों फोटोज, गाने, मूवीज, ये सब आप इसमें जोड़ के रख सकते हैं। जब एक यूजर का मन हो तब वह उस डाटा को देख भी सकता है और प्रयोग भी कर सकता है, यानी कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका गुण हो गया। हम कैलकुलेटर में ऐसा नहीं कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों में ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसका सातवां जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है वो है प्रोग्रामेबिलिटी। प्रोग्रामेबिलिटी का मतलब प्रोग्राम और एबिलिटी, यानी कि कई सारे प्रोग्रामों को चलाने की एबिलिटी, ताकत, यानी कि अलग अलग प्रोग्राम, कंप्यूटर में कई सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों को चलाने के गुण होते हैं। जैसे किसी में टैली चला लेते हैं, किसी में मल्टीमीडिया चला लेते हैं, मतलब एक साथ कई चीज़ें हम चला सकते हैं। इस गुण को कहा जाता है प्रोग्रामेबिलिटी। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा हम लोग आगे आते हैं कंप्यूटर की। दोस्तों कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और बहुत सारा काम कर लेता है, इंसान से कई गुना काम कर लेता है, पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ कमियां भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। कंप्यूटर में कुछ सीमाएं भी होती हैं जिन्हें हम कमियां भी कह सकते हैं, जैसे नो फीलिंग्स। कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं है, या एक संवेदना रहित होता है, यानी कि कंप्यूटर में क्या है क्या नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है कंप्यूटर को। कंप्यूटर में खुद की कोई फीलिंग्स नहीं होती है, यह सिर्फ यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है और हमें परिणाम देता है, ठीक है। नो IQ, यानी कि ये बुद्धिहीन है, कोई कोई भी इसके अंदर इंटेलिजेंसी कोएफिशिएंट नहीं होता है। कंप्यूटर में खुद का कोई भी बुद्धि नहीं होती है, यह सही और गलत का निर्णय केवल अपने अंदर इंस्टॉल किए गए प्रोग्रामों के डाटा की एनालिसिस पर करता है। ये आपकी अगर समझ में न आया तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1 और +1, हम सभी लोग जानते हैं कि ये 1 + 1 2 होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर की मेमोरी में कोई 1 + 1 को 3 फीड कर दे तो कंप्यूटर हमेशा 1 + 1 जब भी हम लिखेंगे तो 3 ही दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपनी कोई बुद्धि नहीं है, इसलिए ये जो पहले से फीड कर दिया गया है वही दिखाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को इतना आप लोगों ने जो हमको प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रिपल-सी का पूरा कोर्स आपको इसी चैनल पर पूरा टोटल मिलता रहेगा धीरे धीरे। अगला लेक्चर बहुत जल्दी ही मैं डालूंगा, आप लोग उसमें भी भरपूर सहयोग कीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते चलें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। बहुत बहुत